खाने को ही लेके तो सारा झगड़ा है। आपने आज जो चर्चा किया, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और यूक्रेन संसार का सबसे बड़ा गेहूं पैदा करने वाला देश था। न केवल यूक्रेन के लोग भूख से मरने की हालत में है, खासकर मारियोपोल के इलाके में, मगर यूक्रेन जिनको खिलाता था उन पे क्या गुजर रही है, इथियोपिया से लेके इजिप्ट तक। दूसरा संकट जो दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है, गाजा की पट्टी में लड़ी जा रही है। और वहाँ खाना जो राहत के लिए पहुँच रहा है, किस रास्ते पहुँच रहा है, किसको मिल रहा, वहाँ कितने बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, या हौदी यमन में जो हैं, तिब्बत का आपने जिक्र किया, तो तिब्बत में लोगों को खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है जो वो खाते थे, वो सारी बातें जुड़ी इसके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप उपनिवेशवाद के इतिहास को देखें तो बागान वो तंबाकू के थे, गन्ने के थे, कपास के थे, चाय के थे। कपास को तो खैर आप नहीं खाता नहीं, मगर तंबाकू आप खाते हैं, गन्ने से खाने की सामग्री बनती है, चाय कॉफ़ी के बागान होते हैं, अफीम खिलाई जाती थी। तो वो सारा इतिहास उपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का खाने से जुड़ा है। फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी, इन दो के बीच सारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध भटकता रहता है। तो पुतिन और अपने बीबी भैया किम जोंग उन सबको हमारी तरफ से, तीन ताल की तरफ से ये निमंत्रण है कि मोदी जी से सीखें ढोकला और खिचड़ी। सबसे पहले तो खिचड़ी, मशरूम खा ले रहे हैं। वो गुच्छी खाते हैं ना? नहीं, गुच्छी मिलेगी तो कौन नहीं खाएगा। मतलब हाँ, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। खूब मुंबई की बात की, मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री ने अब तक गुच्छी को मुंह नहीं लगाया है। वो खिचड़ी, ढोकला, श्रीअन्न, बाजरा, खांडवी, ऊंधियो, मतलब दो पक्ष। गुजरातियों को स्टीरियोटाइप हर आदमी कर दे। हाँ, मगर उसमें आप जैसे विद्वान भी कर रहे हैं। नहीं, मैं स्टीरियोटाइप इसलिए कर रहा हूँ कि ये 2-3 बार मैं व्यक्तिगत रूप से झेल चुका हूँ। G20 के समय मुझे आमंत्रित किया गया था एक मेन्यू बनाने के लिए, मगर जब वो उस मेन्यू की शर्त ये थी कि सारे भारत के, अखिल भारतीय खाने उसमें प्रतिबिंबित हो। मगर जब बना तो ये आया कि निर्देश ये आया कि इसमें सिर्फ शी अन्न होने चाहिए। आपने जब गुच्छी कहा तो मैं खटका इसलिए कि गुच्छी कश्मीर का व्यंजन है। हाँ। प्रधानमंत्री का रेखांकन का सबसे बड़ा प्रयास रहता है कि गुजरात का भोजन, बाजरा हो, खांडवी हो, ऊंधियो हो। अब देखिए, मैं ये कहते वक्त मैं स्टीरियोटाइपिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरी माँ काठियावाड़ में जन्मी थी। मेरी परवरिश गुजराती गीजूभाईनी चौपड़ियों में हुई है। पोपट खातू नथी, पोपट छोतू नथी, पोपट अमड़वानी डाल। मैंने झवेरचंद मेघाड़ी की कहानियाँ पढ़ी हैं। मैंने जो कुलपति मेरी माँ के अभिभावक थे, श्री मुंशी जी की पाटनी प्रभुता मूल गुजराती में पढ़ी है। मैं गुजराती बाँचता हूँ अभी। स्टीरियोटाइप का आरोप नहीं लगा रहा। हाँ, नहीं, मुझे हम लोग आरोप नहीं लगाते। नहीं, अरे आक्षेप ही लगा दीजिए, उतना बहुत है। इशारे में क्या कोई अब हेट स्पीच में कोई आरोप लगाना जरूरी होता है? इशारा करके आप निकल रही है कि बच्चे इनके ज़्यादा पैदा होते हैं, टोपी इनकी ऐसी तिरछी होती है। कपड़े से पहचान सकते हैं। हाँ, कपड़े से पहचान सकते हैं। अब क्या करेगा आदमी? अब भले हम खुद पायजामा पहने, और पायजामा भी तो मतलब स्वदेशी नहीं है ना, तो 24 घंटे तो मैं धोती पहन के नहीं घूम सकता हूँ। वो तो सदगुरु भी नहीं घूमते हैं। तो मतलब वो सीधी सिलाई धोती होती है जो इलास्टिक के संग बंधती है। तो वो चीज़ें परिवर्तित होती हैं। मगर मेरा ये मानना है कि खाने के बारे में एक पक्ष है जो इन्होंने कहा ना कि अगर दुर्भाग्य क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री के प्रयासों के पहले उन्होंने संतुलन वापस लाए हैं। मुगलिया खाने का हल्ला था, तो जो होता था मुगलिया खाना होता था। बिरयानी, किसी भी चीज़ में तेल ज़्यादा डाल के उसको मुगलिया बोलते हैं हमारे यहाँ। नहीं, इसका एक सामाजिक कारण है कि जब पंजाब से रिफ्यूजी आए और उन्होंने ढाबे खोले तो वो सब गंवा के आए थे। जब उन्होंने ढाबे शुरू किए तो खाना तेल वाला नहीं था, वो खाना घर जैसा खाना था। बैगन का भरता था, काली दाल थी, उसमें मखनी दाल नहीं थी, और आप पराठे रोटी खाते थे। जब पैसा बना लिया उन्होंने, तो वो काकिदा होटल हो या गुलाटी हो या कोई और हो, कि नाम उल्लेख की ज़रूरत नहीं, तो वो रेस्टोरेंट बन गया। उस रेस्टोरेंट में हमारे पुरखे आके काम करने लगे जो नंगे भूखे पहाड़ी थे। तो वो बीड़ी पीते थे, यहाँ वहाँ खुजाते थे और प्याज को भूनते थे। तो उसमें एक नुस्खा होता है, अगर आप प्याज को अच्छी तरह भूनें कम तेल में तो श्रम लगता है। उसमें दबा के आप रोगन पेल दीजिए, तेल पेल दीजिए, बीड़ी की फूंक लगाइए, जहाँ अंग प्रसंग खुजाना हो खुजाइए, और फिर उसको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब से रोगन बढ़ना शुरू हुआ जब से कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली कारीगरों ने ढाबे में उन पंजाबी शरणार्थियों की तुलना में काम करना शुरू किया। एक और पक्ष है, वो कहानी और बनी हुई है कि शाहजहाँ जब आया और उसने दिल्ली में नई राजधानी बसाई शाहजहाँआबाद, तो पता चला कि पानी यहाँ का बड़ा गंदा है। शाही हकीम ने कहा अब भैया इसको में मिर्च बढ़ा दो और इसमें मिर्च को कम करने के लिए रोगन बढ़ा दो। ये सब मतलब लोगों को भटकाने वाली किस्से कहानियाँ हैं। आप ये बताइए कि शाहजहाँआबाद दिल्ली का पहला शहर था? वो तो 6वां या 7वां शहर था। हाँ। जब से सीरी और लाल कोट और तुगलकाबाद, फिरोज़ाबाद, जहाँ पना, दीन पना,
सारे ये बने हुए थे, तो क्या लोग दिल्ली के जाके दूसरे वो गंदा पानी शमशान घाट में जाके निगम बोध में पीते थे? बावलियाँ थी, अग्रसेन की बावड़ी थी, राजों की बावड़ी थी, बहन धौला कुआं था, लाल कुआं था, ये सारे पीने के पानी के स्रोत थे। जो आज नाला बन गया नजफगढ़ नाला, वो भी एक नदी हुआ करती थी। तो दिक्कत ये है कि हम लोग एक कहानी बनाते हैं जिससे चाट को बेचना आसान होता है।